एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। मेरा नाम है विकास सिंह और आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम इस पे कुछ पुराने एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में पटना है। अगर मौर्य साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक तथा हिमालय से लेकर दक्कन के कुछ हिस्सों तक ये पूरा फैला हुआ था। अगर मौर्य शासक और उनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। इस फोटो में आप देख सकते हैं आचार्य कौटिल्य के मार्गदर्शन में इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये है आचार्य कौटिल्य। कौटिल्य यानी चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध के अंतिम नंद सागर घनानंद को पराजित करके इन्होंने सत्ता हासिल की। शल्युकश निकेटर यूनानी शासक को हराकर इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत को मौर्य साम्राज्य में मिलाया। शल्युकश निकेटर जो था यह सिकंदर का उत्तराधिकारी था। शल्युकश निकेटर से संधि में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दिए। बदले में उसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, हेरात, कंधार आदि क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। मेगस्थनीज जो कि शल्युकश का राजदूत था, पाटलिपुत्र में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया जिसमें राजा सर्वोच्च सत्ता था। अंतिम समय में उसने जैन धर्म अपनाया और श्रावणबेळगोळ कर्नाटक में भद्रबाहु के मार्गदर्शन में संन्यास लेकर मृत्यु को प्राप्त किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के लास्ट में जैन धर्म को अपनाते हैं और कर्नाटक के श्रावणबेळगोळ में चले जाते हैं, जहां उनके गुरु भद्रबाहु के साथ में रहते हैं और संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं, यानी भूखे प्यासे रहकर। इसके बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बनते हैं। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनते हैं बिंदुसार। उसे अमित घात यानी शत्रुओं का संग्रह कहा जाता है। यूनानी लेखक ने उसे अजात शत्रु के नाम से भी संबोधित किया हुआ है। यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उसने 16 जनपदों में अपने शासन को मिलाया, लेकिन कलिंग ओडिशा को अपने नियंत्रण में नहीं ले सका। यानी बिंदुसार अपने पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अपने राज्य को विस्तृत करता है और लगभग 16 जनपदों को अपने अंदर में ले लेता है, लेकिन वह कलिंग राज्य को अपने अधीन नहीं कर पाता। अशोक का शासन 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का इन्होंने शासन का बहुत विस्तार किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक को। यह मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। अशोक ने राज्याभिषेक के लगभग 4 साल के बाद कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध अत्यंत रक्त रंजित था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए और इसके अलावा हजारों लोग घायल भी हुए। इस युद्ध के बाद अशोक को आत्मग्लानि होती है और उन्होंने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है, जिसके बाद अशोक युद्ध की नीति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। लेकिन जब वो अपनी इस नीति को छोड़ते हैं यानी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और युद्ध की नीति को छोड़ते हैं, तब तक वो अपने राज्य को अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण कर्नाटक तक फैला चुके थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और धर्म की नीति अपनाया, यानी धर्म की नीति अपनाया। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारी किए, जो कि धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य देखते थे। उसने अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगति होती है 250 ईसा पूर्व में, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। इस संगति के जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिष्य थे। इस बात को याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। अशोक की जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी, खरोष्ट, ग्रीक और अरामेइक लिपियों में मिले हैं। यानी अभी तक जो
अशोक के शिलालेख मिले वो 4 लिपियों में मिले हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये कलिंग की युद्ध का एक सीन है जो कि एआई के द्वारा बनाया गया है। अगला है महत्वपूर्ण शिलालेख, सारनाथ स्तंभ। तो इसमें 4 सिंहों की मूर्ति बनी है जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। गिरनार शिलालेख, इसमें धर्म की नीति का उल्लेख है। ये गिरनार शिलालेख है जिसमें धर्म की नीति का उल्लेख किया गया, यानी अशोक किस तरह के धर्म की नीति का पालन करते हैं। रुद्रमदेव शिलालेख, इसमें बताया गया कि अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। शौगौरा ताम्रप्रत, इसमें अशोक के समय काल में अकाल नियंत्रण नीतियों का उल्लेख मिलता है कि कैसे वो अकाल पर नियंत्रण करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार, अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, मिस्र, सीरिया, ग्रीस आदि देशों में फैलाया। उसने कई बौद्ध विहार स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में काफी अच्छे कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं। धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, भरतहु का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में, और अमरावती का स्तूप जो कि आंध्र प्रदेश में। ये कुछ प्रसिद्ध स्तूप हैं। अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसकी शक्ति कमजोर हो गई। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। अगर मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था, राजा सर्वोच्च सत्ता होता था। राज्य 3 भागों में विभाजित था। पहला तो राजधानी था, उसके बाद प्रांत थे, फिर जनपद थे। प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो युवराज, प्रधानमंत्री, सेनापति, नगराध्यक्ष, धम्म महापात्र और व्यापार महामात्र ये प्रमुख अधिकारी होते थे। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित है जिसमें कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। राज्य का प्रमुख स्रोत या राजस्व स्रोत जो था वो भूमि कर था, व्यापार कर था और सिंचाई कर था। अगर सिक्कों की बात की जाए तो इस समय तांबे के और चांदी के पंचमार्क सिक्के प्रचलन में थे। तो यहाँ पे आप सिक्कों को देख सकते हैं जो कि पंचमार्क है। अब यहाँ पे एक प्रशासन का दिखाया भी गया है कि सबसे ऊपर सम्राट होते थे, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल होता था, फिर मंत्रिपरिषद होता था, फिर उसके बाद उच्च अधिकारी होते थे, फिर अध्यक्ष यानी निम्न अधिकारी जो होते थे वो होते थे। आगे है मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक का साम्राज्य कितना दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इलाका है ये डायरेक्ट अशोक के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन ये लोग अशोक को अपनी तरफ से उपहार वगैरह देते थे। यानी वो उन्हें राजा तो मानते थे, लेकिन ये पूरी तरह से अशोक के अधिकार में नहीं था। और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि श्रीलंका का राजा भी अशोक को उपहार वगैरह देता था। चलिए आगे देखते हैं। तो मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था थी, लेकिन राजा सभी जातियों को समान मानता था। कृषि, व्यापार समाज की प्रमुख गतिविधियां थी। अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में समरसता आती है, यानी कर्मकांड कम होता है, ऊंच नीच का भेदभाव भी कम होता है। आगे है मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक सत्ता में आते हैं, प्रशासन में व्यवस्था ढीली पड़ जाती है और साम्राज्य में विद्रोह होने लगते हैं। देखिए, अशोक धर्म की नीति अपनाते यानी युद्ध नहीं करते, तो उनके बाद के शासक भी युद्ध नहीं करते। धीरे धीरे क्या होता है कि शासक युद्ध ही नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और दूसरे शासक उनकी जगह लेना चाहेंगे, तो साम्राज्य में विद्रोह होने लगे। 1885 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर और शुंग वंश की स्थापना की। आगे अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला केंद्रीकृत साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य ने ही यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यूनानी आक्रमण को रोका था और भारत की रक्षा की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा की नीति अपनाई, साथ ही साथ इसे पूरी दुनिया में फैलाया। पहली बार भारत में एक व्यवस्थित प्रशासन और संगठित सेना का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन कला स्थापत्य में स्तंभ, शिलालेख, स्तूप और विहार शामिल है। यहाँ आप देख सकते हैं मौर्यकालीन गुफा है,
यहाँ पे ये स्तंभ है मौर्यकालीन, और ये मौर्यों के समय की सबसे बड़ी सेना। इससे पहले जो भी राजा थे उनके पास इतनी सेना नहीं होती थी। चलिए इस पे कुछ एमसीक्यू लगाते हैं जो कि पहले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? मेगस्थनीज, चाणक्य, विष्णुगुप्त, बृहस्पति। सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य, मेगस्थनीज, अशोक, पतंजलि। तो सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को पराजित किया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस निकेटर, डेमेट्रियस। तो सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी, अमितघात, देवप्रिय, धर्माशोक। तो सही उत्तर हो जाएगा अमितघात। और यूनानी इन्हें अजातशत्रु के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, पुष्यमित्र शुंग। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य शासक कौन था? दशरथ, बृहद्रथ, संप्रीति, देववर्मन। सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, खारबिल। सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध, तराइन युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध। सही उत्तर होगा कलिंग का युद्ध। अशोक द्वारा तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर। तो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिशेप, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, अलेक्जेंडर किंगडम। तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिशेप। अशोक के किस शिलालेख में लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख है? रुद्रमदेयी शिलालेख, शाहगौरा ताम्रपत्र, गिरनार शिलालेख, सारनाथ स्तंभ। तो सही उत्तर हो जाएगा रुद्रमदेयी शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने कौन गए थे? उपतगुप्त, महेंद्र और संघमित्रा, अशोक, नागसेन। सही उत्तर हो जाएगा अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। देवप्रिय और देवनाम प्रिय उपाधियां किस शासक की थी? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, कनिष्क। सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की नीति का वर्णन है? रुद्रमदेयी शिलालेख, गिरनार शिलालेख, शाहगौरा ताम्रपत्र, सारनाथ शिलालेख। सही उत्तर हो जाएगा गिरनार शिलालेख। मौर्य काल के दौरान कौन सा प्रमुख राजस्व स्रोत था? व्यापार कर, भूमि कर, युद्ध लूट, पशु कर। तो सही उत्तर हो जाएगा भूमि कर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रयुक्त प्रमुख सिक्के कौन थे? स्वर्ण मुद्रा, पंचमार्क सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो सही उत्तर हो जाएंगे पंचमार्क सिक्के। अशोक ने अपने शासन काल में किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली अपनाई थी? लोकतांत्रिक, केंद्रीकृत, गणराज्य, सैन्य शासन। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीकृत। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में सभी धर्मों की समानता की बात कही गई है? सहबाजीगढ़ी शिलालेख, शाहगौरा ताम्रपत्र, बबरू शिलालेख, महास्थान शिलालेख। तो सही उत्तर हो जाएगा बबरू शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस स्तंभ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है? सारनाथ स्तंभ, धमेकू स्तंभ, भक्तभु स्तूप या सांची स्तूप। तो सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ का जो स्तंभ उसे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।